आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंप्लीट साइंस का रिवीजन कर रहे हैं। एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो नवंबर एंड और दिसंबर एंड में शेड्यूल्ड है, उसके लिए इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे। जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। द्रव्यमान और भार, ये दोनों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। द्रव्यमान क्या होता है कि ये चेंज नहीं होता है। क्या होता है? ये चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स रहता है। भार क्या होता है? भार जी पर डिपेंड करता है, इसलिए ये हमेशा चेंज होते रहता है। जी का वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम होंगे। तो देखते हैं द्रव्यमान के बारे में। किसी पिंड या वस्तु के पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान से ही हम जड़त्व मापते हैं। द्रव्यमान जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होता है, और सभी जगह पर एक समान होते हैं, इसका चेंज नहीं होता है। भार की बात करें तो क्या है? किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस पिंड का भार कहलाता है। यह एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है और यह विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशील रहता है। चलिए, दूरी और विस्थापन की बात करें। दूरी और विस्थापन क्या होता है? दूरी क्या होता है? अदिश राशि होता है, और जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। और दूरी और विस्थापन की इकाई क्या होती है? ऐसे तो ऐसा यूनिट मीटर है, लेकिन अगर हमको ज़्यादा लंबा नापना है तो किलोमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, छोटा है तो सेंटीमीटर। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। चाल और वेग, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और ये चाल क्या है? अदिश राशि है, और वेग क्या है? सदिश राशि है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक दिशा में। प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? प्रति सेकंड, प्रति इकाई समय में, तो यह वेग, और यह क्या होता है? सदिश राशि होता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब होता है किसी चीज में दर लगा रहे ना, तो समझिए उसको डिवाइड किया गया है किससे? टाइम से। तो ये ध्यान रखना है कि दर का मतलब होता है कि पर सेकेंड या पर आवर, वो होता है रेट बताता है। ये हो जाएगा v माइनस यू और बाई टी, मतलब फाइनल वेग, अंतिम वेग, माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? अब त्वरण तीन प्रकार से हम डिवाइड करते हैं: समान त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन, मतलब समान समय में समान परिवर्तन होगा। धनात्मक क्या होगा? इसका परिमाण समय के साथ बढ़ता रहेगा, वेग का परिमाण। और इसमें क्या होगा? वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ घटता रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक। सिंपल सी बात है, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इसका पॉजिटिव की तरफ चलता रहेगा, और ये हर जगह सेम रहेगा, तो उसको समान त्वरण कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? देखिए, कार्य, वस्तु तो ये कार्य के बारे में है कुछ। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये ऊर्जा कहलाती है। भौतिक में कार्य की परिभाषा क्या होती है? कार्य के माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के स्थापन के गुणनफल होती है। जैसे कार्य माने वर्क बराबर अगर पूछ ले कोई, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डी कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल एवं बल की दिशा में विस्थापन। चलिए, कार्य किन राशियों का गुणनफल है? तो दो सदिश राशि, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। और डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? क्या आपका ये मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का व्यंजक क्या होगा जब बल विस्थापन एवं कोणीय दिशा में होता है? तो डब्ल्यू बराबर अभी पढ़े थे, एफ डी कॉस थीटा। देखिए, थीटा अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू एक होता है, 90 होता है तो जीरो होता है।
तो 0 होगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा और 1 होगा तो कार्य का मान अधिकतम हो जाएगा। चलिए, बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होने पर कार्य क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू 90 पर क्या होता है? 0 होता है, तो गुना होकर 0 हो जाएगा, इसलिए कोई कार्य नहीं। कार्य एक अदिश राशि है, इसका तात्पर्य है मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है? परिणाम होता है, परिमाण होता है, परिणाम होता है। वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि चलिए, जब कोई वस्तु जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो, तो यह करता है कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो कहाँ से ये कोई कार्य होगा? एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए कौन सी शर्त? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना चाहिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये संवेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि ऊर्जा वृद्धि अनुभव करती है, जब उसमें एनर्जी क्या हो? चेंजिंग हो जाए। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा कार्य का क्या मान होगा? तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। बल एवं विस्थापन के मध्य किस कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है? तो ये होता है 180 डिग्री पर, क्योंकि cos थीटा 180 क्या होता है? माइनस हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि लंबवत दिशा में वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में क्या होता है? लंबवत होता है। देखिए, कार्य का मान किस पर? प्रयुक्त बल पर, वस्तु का विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच एंगल पर। मुख्य रूप से 3 चीज पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एंगल पर, एफ डी थीटा, बस इस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं ससंजक बल। ससंजक, इस ससंजक का मतलब होता है एक ही वाला, स मतलब साथ, जो साथ वाला होता है ना, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। असंजक, आ मतलब अलग, अ मतलब अलग। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है। कहता है किस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है? ये ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? ऊष्मा का अनुभव अवरक्त विकिरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट का प्रणोद क्या होता है? स्थिर रहता है। ये फैक्ट याद रखने हैं। तो कार्य से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे देख लिए हैं। अब देखते हैं शक्ति। शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है कार्य करने की दर, क्या कहलाती है? शक्ति कहती है। यानी पी अगर निकालना है तो वर्क डन बाई टाइम। दर बताए थे, दर क्या होता है? पर आवर, पर सेकेंड, पर ये, तो वर्क डन बाई टाइम पावर हो गया। कोई करता टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो पी बराबर डब्ल्यू बाई टी हो जाएगी। किसी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है, तो भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल ये किसके हो जाता है? तो ये हो जाता है शक्ति के बराबर। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। चलिए, क्या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है जूल होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील, देखिए यहाँ एम है और भी है, तो
तो ये वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होती है? तो कणों में गतिज ऊर्जा गैसों में सर्वाधिक होती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? जब हम स्प्रिंग संपीड़ित स्प्रिंग को, मतलब हम ये मान लीजिए इतना बड़ा स्प्रिंग है, इसको दबा के हम इतना किए हैं और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? भागेगा, स्पीड में भागे, तो ये किस में बदल जाता है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। गतिशील वस्तु में कौन सी गतिज में किसी, देखिए किसी स्थिति के कारण जो होती है, स्थिति मतलब ऊंचाई के कारण या स्थिति है उसका क्या स्थिति, पोजीशन के हिसाब से, तो उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। और कौन स्पीड, वेग के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में गतिज ऊर्जा की वृद्धि किसके कारण होती है? तो वस्तु के गति के कारण होती है। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये जल विद्युत है। तो जल क्या होता है? जल स्पीड से गिरता है तो ये स्पीड के कारण होता है, तो गतिज ऊर्जा हो गया। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बैटरी में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये रासायनिक है, तो ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पवन चक्की किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो पवन जो पवन चक्की है किसके कारण चलता है? हवा के स्पीड के कारण, तो ये क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। एक पेंडुलम का झूलना कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो एक पेंडुलम तो पहले स्थिर रहेगा, स्थितिज ऊर्जा से क्या होता है? झूल रहा है तो स्पीड पकड़ेगा, तो ये स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और संवेग का क्या संबंध है? तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ये होता है P²/2m होता है। तो ये फॉर्मूला रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है मोमेंटम बट्टा 2m, ये ध्यान रखना है। यहाँ P बराबर mv होता है। संवेग का मान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है? संवेग का मान दुगुना करने पर ये गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, क्योंकि संवेग तो ये देखिए इसका स्क्वायर के यहाँ 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना करेंगे तो 9, 4 गुना करेंगे तो 16। किसी बंदूक से गोली चलाने पर इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में? तो आप गोली चलाइएगा तो स्थिति, गोली अभी तो स्थितिज ऊर्जा में है, जब ये फायर होगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड पकड़ेगा, स्पीड के कारण कोई भी ऊर्जा होगा तो क्या चीज हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये दोगुनी होगी। इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ अगर आप करिएगा, गतिज ऊर्जा है तो P²/2m है, या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो हम इसमें चेंज कर रहे हैं इसको। आप काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, तो डायरेक्ट जितना गुना करिएगा उतना गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो वेग काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V² के, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 4 गुना हो जाएगा। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय मनुष्य धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में? अब जब धनुष छोड़िएगा तो धनुष में स्पीड आएगा, तो ये गतिज ऊर्जा में। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा? गिरता हुआ नारियल है तो स्पीड है उसमें, तो गतिज ऊर्जा। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? P²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P² के, मतलब संवेग के, तो जितना यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुना कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा। घड़ी की चाबी में कौन सी संचित ऊर्जा होती है? तो घड़ी में क्या होती है? संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, हमारे जो अंदर है वो रासायनिक ऊर्जा है, वो हमारे पेशियों में आता है तो पेशीय ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। बारिश में मान लीजिए क्लाउड में है, ये बारिश का बूंद है तो ये स्थितिज के कारण है तो स्थितिज ऊर्जा, और ये जब ये नीचे गिरेगा तो स्पीड हो जाएगा तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर फेंका गया यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊंचाई h के 1/4 बिंदु पर वस्तु की ऊर्जा में होगी कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। क्योंकि ये h तक था तो ज़्यादा यहाँ तक है, तो क्योंकि mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, h है तो h का वैल्यू यहाँ तक ज़्यादा है, मान लीजिए 4 था तो इसका वैल्यू 4 हो गया, लेकिन अब ये क्या कहता है? 4 का 1/4, तो h का वैल्यू यहाँ 1 हो गया।
तो क्या हो जाएगा, कम स्थितिज ऊर्जा, और जब हम इसको फेंके हैं ऊपर तो स्पीड पकड़ेगा तो अधिक गतिज ऊर्जा। जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा में। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि एक जगह है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में क्या हो गया, जो स्थिर है, समझिए जो स्थिर है, फिक्स है, उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है दोनों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होती है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, क्योंकि पहाड़ में है तो ये बहुत ऊपर है, तो ऊपर जमीन से ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, mgh, तो स्थितिज ऊर्जा, और नीचे गिर रहा है तो वो गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, तो ये नहीं, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि क्या अभी पढ़ रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो अगर इसको हम गतिज ऊर्जा के इस साइड ले आए तो इधर बचेगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, कौन कौन, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये हमें ध्यान रखना है। तथा किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा को तो वेग से कोई लेना देना नहीं है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है। तो ये एच पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, एम पर डिपेंड करेगा, लेकिन वेग पर तो कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घटित होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि कोई बच्चा गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो जो ऊपर जाता है स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब ऊपर जा रहा है तो हाइट बढ़ेगा, तो हाइट बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन वायु शक्ति में तो ये विद्युत ऊर्जा में करता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्शन है वो देखते हैं, कौन सा क्या करता है। देखिए सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, फिर विद्युत ऊर्जा में। डायनमो क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है, तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लेकिन ये डायनमो है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना। विद्युत से तो विद्युत को यांत्रिक में, ये यांत्रिक को विद्युत में, तो ऐसे ध्यान रखना है। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन में हम करते क्या है, ध्वनि देते हैं। देखिए माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे ये मान लीजिए कोई सिस्टम है, उससे क्या करता है, ये ध्वनि ऊर्जा लेता है और विद्युत के रूप में इसमें ट्रांसफर करके हमारे कानों में आ जाता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है, ये हमको विद्युत ऊर्जा में आता है और बाहर हमें सुनाई देता है ज्यादा सा, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सितार क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। देखिए बल्ब, ट्यूबलाइट या हीटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, क्योंकि उसमें हम जब सप्लाई देते हैं तो वो प्रकाश भी देता है और उष्मा भी देता है। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती में होता है रासायनिक ऊर्जा और वो प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। कोयले का जलना, तो इसमें भी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत सेल में क्या होता है, ये विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इंजन क्या करता है, तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अब न्यूटन के गति जो नियम है उसके बारे में। तो गति के नियम को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूटन ने, और अपनी बुक 1687 में ये प्रिंसिपिया नामक बुक में। तो ये याद रखिएगा 1687, क्योंकि आजकल क्या पूछ ले एग्जाम में कोई नहीं है, तो ये याद रखिएगा, एक डेट है, ज़्यादा डेट भी नहीं है साइंस में। 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है। गति का प्रथम नियम बताता है कोई वस्तु अगर
स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा, जब तक कोई बाह्य बल न लगे। यही कहता है फर्स्ट लॉ। नहीं, सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अर्थात विराम अवस्था में तो विराम में, विराम स्थिति को गतिशील अवस्था में गतिशील, गतिशील स्थिति को। तो यही है और कुछ नहीं है। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से दौड़ रही है, तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? शून्य के बराबर है। कहते वस्तु की प्रारंभिक अवस्था स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये जड़त्व कहलाती है। मतलब अगर कहे कि फर्स्ट लॉ से हमें क्या का परिभाषा मिलता है, तो जड़त्व का परिभाषा मिलता है, क्योंकि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति है तो गति रहेगा। जड़त्व कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व। स्थिरता के कारण जो जड़त्व होती है स्थिर जड़त्व, और जो गति के कारण जड़त्व उत्पन्न होती है वो गति जड़त्व। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठक यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी है तो हम देखिए दोनों क्या है, विराम जड़त्व में है। और जब हम चलते हैं और जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी तो गति जड़त्व में आ जाता है, लेकिन ये जो उसमें बैठा आदमी है वो विराम जड़त्व में ही रहता है, जिसके कारण पीछे झुक जाता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर क्या होता है? उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि गाड़ी रुकने पर तो गाड़ी तो विराम जड़त्व में आ गया, लेकिन आदमी नहीं आ पाता है, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर टूट जाता है। ये सब किसके कारण है? ये सब न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। हथौड़े को हत्थे के कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। पेड़ से टहनियों को हिलाने से उसे उससे फल और कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, क्योंकि वह गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करता है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किस कारण हटता नहीं है? तो जड़त्व के कारण। कोई भी अम, पहला नियम या जड़त्व का नियम का परिभाषा ही, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति है तो गति में ही रहना चाहेगा। समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी रखता है, क्योंकि वह गति जड़त्व से उसे आगे बढ़ाती है। क्योंकि वो स्पीड में है तो गति जड़त्व के कारण वो स्पीड में रहेगा। अगर एकाएक रुकेगा तो गिर सकता है, मुंह हाथ फूट सकता है। धीरे धीरे वो स्लो करेगा स्पीड। जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की विपरीत दिशा में किस बल का अनुभव करते हैं? तो ये जड़त्व बल का अनुभव करते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में ही गिर जाता है। यह गति के किस नियम का? तो जड़त्व का नियम। कि जब मान लीजिए ये गिलास है और इस पर ये कार्ड है और इस पर एक सिक्का है, तो जब हम कार्ड को धक्का देंगे तो कार्ड तो गति जड़त्व के कारण आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सिक्का विराम जड़त्व के कारण वहीं रहेगा और नीचे गिलास में गिर जाएगा। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी से इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह व्यक्ति सिक्का उछलता है तो सिक्का किधर गिरेगा? तो ये गिरेगा व्यक्ति के पीछे गिरेगा। व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी से इंजन की ओर मुंह करके और एक सिक्का उछलता है, तो ये सब किसका? जड़त्व का उदाहरण है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, तो ये क्या चीज के कारण होता है? गति के कारण, गति जड़त्व के कारण। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। यह गति के किस नियम? तो ये होता है गति के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। तो ये याद रखना है हमें, क्या रखना है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। तो ये गति का दूसरा नियम कहता है। गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का फार्मूला प्राप्त होता है, F बराबर ma। ये फेमस फार्मूला। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे देख लेते हैं। कहता है
कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद या टेनिस गेंद का कैच करना आसान होता है हल्की किसके कारण था? हल्की होने के कारण। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर ले ताकि चोट कम लग सके। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है ताकि झटका कम लगे। कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी का तोड़ना। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी पर खोदकर हल्की कर दिया जाता है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये संवेग से संबंधित। गति का दूसरा नियम किसके समझने में सहायक है? तो बल के प्रभाव को। न्यूटन के गति विषयक किस नियम की क्रिया प्रतिक्रिया? तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, बोलता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। गति का तृतीय नियम किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये स्थिति और वेग के बीच, क्योंकि ये फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। स्थिति और वेग के बीच के प्रत्येक क्रिया उसकी समतुल्य एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये बताता है तृतीय नियम। दीवार पर फेंकी हुई गेंद किस गति का विषयक नियम के कारण टकराकर वापस लौटती है? तो ये तृतीय नियम के कारण। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर खींचता है क्योंकि वह लंबे समय तक बल का अनुभव कम बल का अनुभव प्राप्त करता है, क्योंकि टाइम बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, उसका बल थोड़ा कम लगेगा उसमें। गति विषयक कहते हैं कुछ दैनिक। बंदूक से गोली हुई छोड़ते समय पीछे की ओर झटका देना। नाव के किनारे पर जमीन कूदने पर नाव का पीछे हटना। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना। ये सब किसका उदाहरण है? न्यूटन के थर्ड लॉ का होता है। रेखीय संवेग क्या होता है? बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। आवेग किसके तुल्य होता है? तो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टकराव होती है तो क्या घटित होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु संवेग संरक्षित रहता है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा का क्या मान होगा? तो संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। कहता है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी है, पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी है, जैसे ए है और ये बी है, तो ये है 2 केजी का और ये है 3 केजी का। एक दूसरे के क्रम से 4 और 2 मीटर सेकेंड से वेग से टक्कर के समय पर सतह संगठन की दिशा क्या होगी? तो ये क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में हो जाएगी। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो संवेग भी बराबर क्या होता है? P बराबर m भी। तो ये मास और वेलोसिटी पर, यानी द्रव्यमान और ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। यदि संवेग P और v दिया है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए तो P बराबर v, क्योंकि P बराबर m भी होता है और v बराबर v तो नीचे दिया है तो v से v कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? m मिल जाएगा। चलिए, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या करता है? गति विषयक द्वितीय एवं तृतीय नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम है ये संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय पर कुल संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। मतलब एक या एक से अधिक वस्तुओं पर निकाय पर कोई बाह्य बल, मतलब एक्स्ट्रा बल नहीं लगे तो उसका निकाय का कुल संवेग क्या होता है? नियत रहता है। तो रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखते हैं।
एक सेल के विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े अलग-अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो हमें मालूम है कि क्या संवेग संरक्षित रहेगा। यदि 2 समान गोलियाँ भारी और हल्की बंदूक से अलग-अलग दागी जाए तो किस बंदूक से चोट लगने की संभावना अधिक है? हल्की बंदूक से, क्योंकि वो रिएक्शन ज़्यादा करेगा, बैक रिएक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रक्षेप गति से जब कोई एक वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाए और उसका जो पाथ हो वो क्या हो? परवलयाकार हो। जैसे मतलब ऐसे हो। ये क्या हो जाएगा? प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। यदि कोई वस्तु ऊपर की फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊँचाई पर उसका वेग क्या हो जाएगा? क्योंकि हम मालूम है अगर स्पीड फेंक रहे हैं तो किसी न किसी कहीं जाकर रुक जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो मैक्सिमम ऊँचाई पर जाने पर क्या हो जाएगा? उसका वेग 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान क्या स्थिर रहता है? तो उसका वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है? वो स्थिर रहता है। प्रक्षेप का पथ को क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी कहते हैं या प्रक्षेप पाथ कहते हैं। प्रक्षेप गति में क्षैतिज एक साथ बड़ा कोण कब बनाता है? जब प्रक्षेप का पथ ऊँचा हो। जब मान लीजिए ऐसे रहेगा तो कैसे ऊँचा? ऐसे रहेगा तो क्या होगा? ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो प्रक्षेप गति में ये है, जब प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण कब, जब प्रक्षेप का पथ ऊँचा हो। प्रक्षेप गति में कुल उड़ान का समय कितना होता है? तो अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचने में लगने वाला समय से दुगुना होता है। उड्डयन काल के बराबर होता है। उड्डयन काल किसे कहते हैं? पिंड को फेंकने और वापस आने पर जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? उड्डयन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उड्डयन काल में पिंड द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं या परास कहते हैं। किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास का मान मतलब वो समान होता है तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए होता है। कहता है किस प्रक्षेप कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होता है? तो ये होता है 45 डिग्री पर। चलिए बल और घर्षण बल है तो आज पूरा पेज कर लेते हैं। देखिए बल एवं घर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल छीन बल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहां घर्षण क्या होता है? कम होता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चल पाते हैं क्योंकि घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला कौन होता है? घर्षण बल होता है। साइकिल एवं कारों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों कहता है? क्योंकि ये घर्षण बल को क्या करता है? क्योंकि पहिया एवं धुरी के बीच में संस्पर्श प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। घर्षण बल की दिशा में घर्षण बल किस दिशा में कार्य करती है? तो बल के विपरीत दिशा में। अगर हम इधर जा रहे हैं तो घर्षण बल इधर जाएगा, तभी तो हम रुकेंगे या कहीं कुछ होगा, तो बल की विपरीत दिशा में। एक साइकिल स्थिर त्वरण से गतिमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में होगी? तो पक्ष दिशा में होगी। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि ये तो कोई गतिज वस्तु को तो रोकता ही है तो वो ऋणात्मक ही होगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब आप स्लाइड करिए और पैर को घसटाइए पृथ्वी से तो क्या होगा? आपका पैर गर्म हो जाएगा। कारों को ब्रेकिंग पैड में घर्षण के लिए किन गुणों का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की क्या विशेषता है? संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य का बल, गति का विरोध और दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। कुछ ये है सर्पी घर्षण बल, सतह पर सरकना, ये मतलब रोल करना। और सर्पी तो सतह पर सरकना, जैसे ये हो गया सरकना धीरे धीरे। लोटनिक मतलब सतह पर लूढ़ा करना, ये गोल वाला। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक का सबसे अधिक होता है। ये ध्यान रखना है किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। घर्षण बल को कम करने हेतु हम मशीन में स्नेहक लुब्रिकेंट्स और बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। बल का गुणनफल होता है मास बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल
से धक्का देना, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण बल कम हो जाता है। स्टैटिक साइंस या स्थिति विज्ञान के अंतर्गत विश्राम की स्थिति को स्टैटिक्स से ही स्टैटिक्स स्थिति को हम अध्ययन करते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। शाम में एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, उसमें सारा रहेगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, देखिए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम पढ़ें तो आप जाइए कहाँ, टेक्स्ट बुक या जो भी प्लेटफॉर्म से आप कोई टेस्ट सीरीज लिए हैं, तो उसमें जैसे ही हम पढ़ लिए, समझ गए, और वहाँ जाके आप लगाइए एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू देखिए कि आप कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ 80% सही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ठीक है, आगे बढ़िए। अगर उससे कम है तो आप फिर से आइए, एक बार वीडियो देखिए। बार बार क्या करना है, रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन क्या कराएगा आपको, कॉन्सेप्ट याद दिलाएगा और क्वेश्चन सही कराएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।